नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त गेम्स अब गद्दी का हो गया है। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। यूपी चुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रवाद के जरिए सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। गोरखपुर से सीएम योगी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विरोधियों की पाकिस्तान प्रेम को आधार बनाकर हमला बोला। साथ ही विकास का मुद्दा भी उठाया। योगी ने दावा किया कि एक तरफ राष्ट्रवादी हैं और दूसरी तरफ जिन्नावादी, लिहाजा चुनाव बड़ा रोचक होगा। अभिनंदन करें, स्वागत करें। चुनाव बड़ा रोचक होगा। जो समाज को बांटना चाहते हैं उनको घर बैठाइए। जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। तो आपके विपक्ष के पास कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आज इस बुलडोजर से वही डर रहा है जो इन माफियाओं का सरपरस्त था। चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान बताता है कि बीजेपी अपनी कसरत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन के जरिए बीजेपी ने जीत के दावे के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा, ताकि हर सीट पर मजबूती के साथ मुकाबला किया जा सके। इस हिम्मत के साथ गठबंधन को आपने हराते हुए उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में आप सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप यशस्वी करेंगे। चुनाव की तैयारियों से निपटने के लिए बीजेपी ने अपने मुद्दे भी तय कर लिए हैं। 2017 की तरह एक बार फिर समर्थन मिले, इसके लिए विरोधियों को उनकी ही कमजोर कड़ी के जरिए घेरा जा रहा है। भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। कि जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी से लेकर के पटेल को याद करती है और दूसरे लोगों को पाकिस्तान और जिन्ना याद आने लगते हैं। ये क्या कारण है? यूपी की राजनीति चुनाव की ओर बढ़ रही है और उससे पहले हर दल अपने तर्कश से तीर चला रहा है। बीजेपी की रणनीति राष्ट्रवाद के सहारे जनता के बीच पकड़ बनाने की है। इसके अलावा कथनी और करनी की समानता बताकर सफलता हासिल करने की उम्मीद है। चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। जो असंभव था, जो आजादी के बाद लोगों के लिए नामुमकिन था, उसको मोदी जी ने मुमकिन बना दिया। सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी हर स्तर पर अपनी बिसात बिछा रही है। संगठन की मजबूती के साथ साथ सरकार की उपलब्धियां भी आवाम को बताई जा रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऊपर मोदी जी है, नीचे काम करने में योगी जी है। डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी ने पूरा आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पर रखा है और योगी जी ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है उत्तर प्रदेश को मुख्य धारा में लाने के लिए। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। चुनाव में कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल भी उछलने तय हैं। लिहाजा बीजेपी पहले से ही अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है और विरोधियों के अरमानों पर बुलडोजर चलाया जाने लगा है। आज इस बुलडोजर से वही डर रहा है जो इन माफियाओं का सरपरस्त था, वही भयभीत है क्योंकि उसे मालूम है कि जनता की जो गाड़ी कमाई इन्होंने समेटी है, ये बुलडोजर एक एक करके उस सारी गाड़ी कमाई को फिर प्रदेश के विकास में लगाने का कार्य एक न एक दिन कर दे करके रहेगा। और आज भाइयों बहनों, वह सर्वत्र देखने को मिल रहा है। विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी परिवारवाद के अस्त्र शस्त्र भी चला रही है, ताकि विरोधियों को
ना तो संभलने का मौका दिया जाए और ना ही उनके जख्म भरने दिए जाएं। हमारी व्यवस्था प्रजातंत्र को लेकर के चलती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती, परिवार तंत्र में विश्वास करती हैं और वहां सिर्फ परिवार ही पनप सकता है। इस बात को समझना चाहिए। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं और वह वंशवाद को लेकर के चलते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी विरोधियों की तमाम चुनौतियों को उनकी ही कमजोरियों से कमजोर करने में लगी है। गोरखपुर से नड्डा और योगी ने भी यही किया। इसके साथ ही ये भी साफ हो चुका है कि चुनाव करीब आने पर सियासी हमले और तेज होने वाले हैं। दिलचस्पी इसी बात को लेकर है कि वार पलटवार की इस राजनीति में बाजी कौन मारेगा। राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बीजेपी की थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी की बैठक होगी। प्रदेश मुख्यालय पर होगी कोर ग्रुप की बैठक। 2022 चुनाव को लेकर होगी कोर ग्रुप की बैठक। धर्मेंद्र प्रधान इसमें होंगे, राधा मोहन सिंह इसमें शिरकत करेंगे, मुख्यमंत्री योगी भी होंगे और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही सुनील बंसल के अलावा दोनों ही उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में होंगे। तो 2022 को लेकर ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक अब से थोड़ी देर में लखनऊ में शुरू हो जाएगी। कोर ग्रुप की ये बैठक है। यूपी की सड़कों को शाहीन बाग बनाने की धमकी देने वाले ओवैसी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने एआईएमआईएम के मुखिया को माहौल खराब ना करने की नसीहत दी है, जबकि कांग्रेस ने ओवैसी को बीजेपी का खिलौना करार दिया है। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव करीब आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का असली रंग दिखाई देने लगा है। ओवैसी हमेशा से भड़काने वाली सियासत करते आए हैं, लेकिन अब वो सीधे धमकी पर उतर आए हैं। इस बार ओवैसी ने मोदी सरकार को धमकी देते हुए कहा है, अगर सीएए एनआरसी को खत्म नहीं किया गया तो यूपी की सड़कों को दिल्ली के शाहीन बाग में बदल देंगे। मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए और ये जो किसान है वो सही पहचान लिए बीजेपी को और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को, वो उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे। दरअसल ओवैसी कृषि कानून वापस होने के बाद तुष्टीकरण का सियासी मौका तलाशने में जुट गए हैं। बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर तीखा प्रहार किया। शहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि ओवैसी प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। सीए लागू है, लागू रहेगा। जिनकी धार्मिक आज़ादी खतरे में है उनके लिए, जो विदेश में रहते हैं उनको ये हमने अधिकार दिया है, न कि अपने देश के लोगों को इससे कोई प्रभाव पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी डिवाइड एंड रूल चाहते हैं, वो धमकी दे रहे हैं शाहीन बाग बना लेंगे। वो घर में बना ले शाहीन बाग, क्या फर्क पड़ता है। सीए कानून लागू है, लागू रहेगा। ओवैसी से अपने वोट बैंक को खतरा महसूस कर रही कांग्रेस ने भी ओवैसी के बयान पर हल्ला बोल दिया। कांग्रेस का कहना है ओवैसी बीजेपी के हाथ का खिलौना है। असदुद्दीन ओवैसी जहाँ के रहने वाले हैं, तेलंगाना के अंदर तो वो 6 सीटें लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ेंगे। ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना है। जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहेगी ऐसा वो करेंगे। वही काम उन्होंने बिहार में किया है, वही काम उन्होंने बंगाल के अंदर किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। ओवैसी साहब को चाहिए कि तेलंगाना के अंदर कंसंट्रेट करें। अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, लोग उनको समझ चुके हैं। ओवैसी हर सभा में समाजवादी पार्टी और अखिलेश पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी सीएए एनआरसी के मुद्दे पर ओवैसी की मांग के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को ऐसा कोई बिल नहीं बनाना चाहिए जिससे कि हिंदुस्तान के जनता को परेशानी होती हो।
बात सियासत की है तो राकेश टिकैत की एंट्री भी तय मानी जाने लगी है। लिहाजा राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताने में देर नहीं की। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात है ये। दिल्ली का शाहीन बाग सीएए और एनआरसी के विरोध का केंद्र रहा। विरोध स्थल पर जहां सीएए के खिलाफ आंदोलन के लिए कई महीनों तक डेरा डाला गया था, दिल्ली पुलिस ने 2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी के कारण यहां से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया था। अब ओवैसी कृषि कानून की वापसी की आड़ में अपनी सियासत चमकाने में जुट गए हैं। अनिरुद्ध शुक्ला, न्यूज़ 18, बाराबंकी। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।